मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं एक फौजी हूँ। मेरी माँ का देहांत जब मैं 10 साल का था तभी हो गया था। मेरे बाबूजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए मेरा कोई और भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मेरे बाबूजी की ज़्यादा उम्र नहीं थी, परंतु फिर भी मेरे बाबूजी ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। वह सोचते थे कि क्या पता दूसरी माँ कैसी आएगी, वह मेरे बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार करने लगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी कारण से उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और मेरे लिए माँ खुद ही बन गए। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की भी नहीं। उन्होंने मेरी परवरिश बड़े ही लाड प्यार से की, परंतु जीवन में मेरे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाबूजी को। आज मेरी शादी है। मैं अपनी शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर है। उसका नाम कोमल है। नाम के जैसे ही कोमल है वे। जब मैं पहली बार उसे देखने के लिए उसके घर गया था तो पहली ही नजर में वह मुझे पसंद आ गई थी। लाइट पिंक कलर की साड़ी में उसका कलर भी लाइट पिंक ही लग रहा था। वे गर्दन झुकाए बैठी रही, शर्म के कारण उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। उसने बस मुझे एक बार ही नजर उठाकर देखा तो उसकी हिरनी जैसी आंखें देखकर मैं उसकी आंखों का दीवाना हो गया था। कोमल के घर से वापस आने के बाद भी मैं उसकी यादों में खो गया था। उसे घर वालों को भी सब कुछ पसंद आ गया था और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर हमारा विवाह तय हो गया था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब मैं उसे दुल्हन बनाकर लाऊंगा। मेरे सारे दोस्त मेरी इस हालत के बारे में जानते थे कि मैं कोमल का दीवाना हो गया हूँ। इसी कारण जिसका जब भी मौका मिलता वह तभी मेरी टांग खींचने में लग जाता। दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में वे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब दुल्हन के वेश में उसे मेरे सामने लेकर आए तो मैं पलक झपकाना ही भूल गया था। वे गजब की सुंदर लग रही थी। कोमल शादी होकर हमारे घर आ गई। शादी के बाद 1 महीना हमने प्यार की दुनिया में गुजारा। मैंने एक पल के लिए भी उसे अपने से अलग नहीं होने दिया। फिर वे दिन भी आ ही गया जब मुझे वापस ड्यूटी पर लौटना था। मैं और कोमल दोनों ही बहुत उदास थे, परंतु क्या कर सकते थे। छुट्टियां खत्म हो गई थी और मुझे वापस लौटना ही था। भारी मन से मैंने कोमल की भीगी आंखों के साथ विदाई ली। मैं तो वापस जा रहा था, परंतु मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जो मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मेरे जाने के बाद घर पर मेरे बाबूजी और कोमल ही रह गए थे। मेरे बाबूजी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। सभी गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि सबको पता था कि उन्होंने अपनी बेटी की खातिर शादी भी नहीं की। वे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, बिल्कुल सीधे सरल और सहज बात करने वाले। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी की इतनी उम्र नहीं थी। वे देखने में स्वस्थ और जवान लगते थे। सब उन्हें मेरा बड़ा भाई बताते थे। बाबूजी कोमल को अपनी बेटी समान मानते थे। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा। फिर अचानक कोमल बाबूजी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी। वह बाबूजी को चाय, नाश्ता, खाना, पानी बिल्कुल समय पर देती थी। मेरी माँ का देहांत हुए काफी समय हो गया था, इसलिए मेरे बाबूजी को घर का काम करने की आदत थी, परंतु अब उन्हें कोमल कोई काम नहीं करने देती थी। घर का सारा काम खुद करती और काम निपटाकर बाबूजी के पास आकर बैठ जाती थी। पहले तो बाबूजी को बुरा नहीं लगा, परंतु धीरे धीरे उन्हें कोमल पर शक होने लगा क्योंकि कोमल बाबूजी के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लग रही थी, जो कि मेरे बाबूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि वह अपनी मर्यादा से बाहर जा रही है। कई बार वह बाबूजी के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती थी और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ जाती थी। बाबूजी अपना हाथ छुड़ाकर दूर जाकर बैठ जाते थे या घर से बाहर निकल जाते थे। कई बार बाबूजी को ऐसा लगता था कि कोमल उन्हें कपड़े बदलते हुए भी देख रही है। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने शुरू कर दिए थे। बाबूजी कोमल की इन हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन रात का समय था। बाबूजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी कोमल आकर बाबूजी के पास लेट गई और कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है अपने कमरे में, और वह बाबूजी के सीने से चिपक गई। ये देखते ही बाबूजी ने उसे अपने से अलग किया और झट से खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था।
कमरे की लाइट बंद थी। बाबूजी ने जल्दी से लाइट ऑन की और कोमल को गुस्से में कहा, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये क्या कर रही हो? तो कोमल कहती है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? वे तो चले गए मुझे छोड़कर, और अब पता नहीं कब आएंगे। मैं रह नहीं सकती इतने दिन, और वैसे भी घर में है ही कौन आपके और मेरे अलावा? अगर हम कुछ कर भी लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? यह सुनते ही बाबूजी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा, बस बहुत हो गया। कुछ मान मर्यादा भी है तुम्हें या नहीं? तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, उसकी अमानत हो तुम, और तुम ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? ना तो तुम्हें अपने घर की मान मर्यादा का पता है, और ना ही अपने पति और मेरी इज्जत की परवाह है। ऐसे घिनौने विचार तुम्हारे मन में आए भी कैसे? चली जाओ यहाँ से, और दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन मन ही मन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। तुमने मेरा कहा नहीं माना, तो अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बाबूजी ने जब से कोमल को डांट दिया था, तब से उसने ये सब हरकतें करना बंद कर दिया था। परंतु वे बाबूजी से बहुत नफरत करने लगी थी। अब वे बाबूजी के लिए खाना भी नहीं बनाती थी, नाश्ता पानी के लिए भी बाबूजी को नहीं पूछती थी। इस बात से बाबूजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्हें खाना और नाश्ता बनाने की पहले से ही आदत थी। तो उन्होंने खुद ही अपने सारे काम करने शुरू कर दिए। वे अपने कपड़े भी कोमल से नहीं धुलवाते थे, वे अपने कपड़े भी खुद ही धो लेते थे। बाबूजी तो सोच रहे थे कि चलो अब कोमल सुधर गई है, परंतु वे नहीं जानते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब कोमल को बाबूजी ने तो ठुकरा दिया था, परंतु उसे कोई ना कोई चाहिए था। अब वे अपने आस पास नजर रखने लगी। जल्दी ही उसकी तलाश खत्म हो गई, और उसे एक लड़का नजर आ गया जो देखने में काफी स्मार्ट था। बस फिर क्या था, कोमल उसके बारे में सारी जानकारी जुटाने में लग गई। आस-पास की लड़कियों से, औरतों से कोमल ने उसके बारे में सारी जानकारी जुटाई। जब उसे पता चला कि उस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई, तो कोमल बहुत खुश हुई। अब काम था उस लड़के को पटाना। वह लड़का थोड़ी दूरी पर एक जनरल स्टोर में काम करता था। उस लड़के का नाम सूरज था। कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर भी था। वह लड़का अनाथ था और अकेला रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास काफी दिनों पहले हो चुका था। बस एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। अभी बस अकेला रहता था। उसकी बहन उसके लिए लड़की तलाश कर रही थी, परंतु अभी तक उसे अपने भाई के लिए कोई सही लड़की दिखाई नहीं दी थी। कोमल ने बहाने से उस लड़के के स्टोर पर जाना शुरू कर दिया। कोमल रोजाना कोई ना कोई सामान लेने के बहाने उसके स्टोर पर पहुंच जाती थी, और धीरे धीरे उसने उस लड़के से बातें करनी शुरू कर दी थी। कोमल तो वैसे ही बहुत सुंदर थी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। और जब वे खुद सामने से आकर किसी के साथ इतने प्यार से और हंस हंस कर बातें करेगी, तो कोई भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। कोमल ने खुद से आगे बढ़कर बहाने से उसे अपना फोन नंबर दे दिया था। बस फिर क्या था, सूरज समझ गया कि कोमल उससे दोस्ती करना चाहती है। उसने कोमल को फोन किया। कोमल तो इसी इंतजार में थी। पहले ही दिन कोमल ने सूरज से काफी देर तक बातें की। एक बार बात क्या हुई, अब तो बात करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब कोमल जल्दी से अपना काम निपटाती और फोन लेकर बैठ जाती। सूरज फ्री होते ही सबसे पहले उसको फोन लगाता, और दोनों घंटों तक बातें करते रहते। फोन का सिलसिला शुरू हुए काफी समय हो गया था। अब सूरज ने कोमल से मिलने को कहा, तो कोमल फट से तैयार हो गई। परंतु डर इस बात का था कि कोई देख न ले। तो दोनों ने मिलकर इस परेशानी का हल ये निकाला कि रात को कोमल सूरज के घर आ जाया करेगी, क्योंकि सूरज अकेला रहता है और वहां उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अब कोमल रात होने का इंतजार करती, और जैसे ही सड़कें सुनसान हो जाती, वे अपने घर से बाहर निकलती और छुपते छुपाते सूरज के घर पहुंच जाती। लोगों के उठने से पहले ही वे अपने घर आ जाया करती थी। वैसे भी वह लोग एक छोटे कस्बे में रहते थे, जहां 8 बजे ही सुनसान हो जाया करता था। गलियों में भी अंधेरा पड़ा रहता था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी रहती थी। इसलिए कोमल को रात को सूरज के घर जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बाबूजी ये सोचकर सुकून से थे कि चलो अब तो कोमल सुधर गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे उनकी बहू क्या गुल खिला रही है। कोमल के हृदय में बाबूजी के लिए अंगार दहक रहे थे। वे उनसे बदला लेने की तरकीब सोचती रहती थी।
एक दिन उसने मन में बाबूजी से बदला लेने की एक तरकीब सोची। दिल ही दिल में उस तरकीब के बारे में सोचकर वह बहुत खुश हुई और अपनी योजना को अमल में लाने के काम में जुट गई। सूरज और कोमल अब बहुत नजदीक आ गए थे। कमल को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसे अपने मायके, ससुराल, पति और ससुर किसी की भी इज्जत की परवाह नहीं थी। अपने कुल की मान मर्यादा की भी परवाह नहीं थी। वह तो बस जिंदगी के मजे लूटना चाहती थी और बाबूजी से बदला लेना चाहती थी। मैं 6 महीने बाद घर वापस लौट रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सफर के सारे रास्ते मैं अपनी कोमल को याद करते हुए, उसकी यादों में खोते हुए ही आया था। उससे मिलने को मेरा दिल बेकरार था। मैं हर बात से बेखबर जल्दी से जल्दी जाकर उसे अपने गले से लगाना चाहता था। उसे एक एक पल की दूरी भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने अरमान, कितने ही सपने अपनी आंखों में सजाए। मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ। घर पहुंचकर देखता हूँ तो बाबूजी और कोमल दोनों मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं बाबूजी को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं कुछ देर बाबूजी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, फिर अपने कमरे में चला जाता हूँ। पीछे पीछे कोमल भी आ जाती है। कोमल के कमरे में आते ही मैं उसको अपने सीने से लगा लेता हूँ। कोमल मुझसे नजरें चुरा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा था कि जितना मैं उसके लिए बेचैन हूँ, वह भी मेरे लिए उतनी ही बेचैन होगी। परंतु उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे लिए बेचैन थी। उसने मुझे कपड़े निकाल कर दिए और मैं नहाने के लिए चला गया। मैं बाथरूम से जैसे ही नहाकर बाहर आया, तब तक कोमल ने मेरे लिए खाना लगा दिया था। फिर हमने साथ में बैठकर खाना खाया। मैं कोमल से बात करना चाहता था, परंतु मैं बर्तन उठाकर किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी। किचन का सारा काम निपटाकर वह कमरे में आई। मैंने फिर से उससे बात करने की कोशिश की, परंतु फिर भी वह मुझसे बात करने से कतरा रही थी। मुझे ऐसा लगा ये मेरा वहम है। मुझे घर पर आए हुए 2 दिन हो गए थे, परंतु कोमल मुझसे दूर दूर भाग रही थी। मेरी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ इन्हीं सोचों में गुम था। तभी कोमल उल्टियां करने लगी। मैं उठकर कोमल के पास आया। मुझे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगा, लेकिन वे जाने से मना करने लगी, परंतु मैं नहीं माना। मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने के गर्भ से है। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा सिर चकराने लगा। मैं तो ड्यूटी पर था। 6 महीने बाद लौटा हूँ, तो फिर कोमल को 3 महीने का गर्भ कैसे रह सकता है। मैं जैसे तैसे कोमल को घर लेकर आया। मेरे होशो आवाज गुम हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। मैं कोमल को अपने कमरे में लेकर आया। मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया और उससे प्यार से पूछा, बताओ कोमल, ये सब क्या है। डॉक्टर जो कह रहा है, क्या वे सच है? बताओ मुझे, बताओ, तुम्हारी चुप्पी मुझे मार डालेगी। मेरे बहुत जोर देने पर कोमल ने बताया, हाँ ये सच है कि मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ। ये सुनते ही मेरे सिर पर बिजलियां टूट पड़ी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। मैंने कोमल से चिल्लाकर पूछा, बताओ कौन है वो, उसका नाम क्या है। कोमल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखा तो कहने लगी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप उस इंसान को कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम बताओ मुझे कौन है वे। मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मेरा गुस्सा देखकर कोमल डर गई और उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुझे आसमान अपने सिर पर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वो और कोई नहीं, बाबूजी हैं। तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे अपने हाथों से पकड़कर झिंझोड़ा। वह रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी मुझ पर गलत नजर रखने लगे थे। वह बार बार बहाने से मुझे अपने पास बुला लेते थे, अपने पास बैठने के लिए कहते थे। मैं बैठती नहीं थी तो मुझे जबरदस्ती बिठा लेते थे। कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे और मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगते थे। मैंने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, परंतु एक दिन मौका पाकर उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है। मैं 3 महीने के गर्भ से हूँ। कोमल रोते रोते मुझे ये सब कुछ बता रही थी।
मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा सिर चकराने लगा। मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ, एक तरफ दीवार से लगकर अपने सिर को घुटनों में देकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरे खुद की वजह नहीं, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था। मैं अपने पिता को कितना अच्छा नेक इंसान समझता था, इंसान नहीं फरिश्ता समझता था, लेकिन मेरे पिता तो एक राक्षस निकले। मेरे पीछे मेरी अमानत की हिफाजत करने के बजाय खुद ने ही मेरी अमानत लूट ली। सुमित बहुत रोता है। इधर बाबूजी को किसी भी बात की जानकारी नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है। वो उस समय घर से बाहर थे। उन्हें कोमल को डॉक्टर के यहाँ ले जाने का भी नहीं पता था। वो काफी समय बाद घर में आते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 दिन तक सुमित कमरे से बाहर नहीं निकलता है। तो बाबूजी उससे आकर पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? तो चलो डॉक्टर के चलते हैं। परंतु सुमित कोई जवाब नहीं देता है और ऐसे ही लेटा रहता है। बाबूजी को लगता है कि शायद सुमित थका हुआ है, इसलिए आराम कर रहा है और वो बाहर आ जाते हैं। सुमित 2 दिन से गुस्से की आग में चल रहा था। उसे ये सोच सोच कर ही अपने बाबूजी से घिन आ रही थी कि मेरे ही पिता ने मेरे साथ क्या किया है। इन्हीं सोचों में गुम वह मन ही मन कुछ सोचता है और रात होने का इंतजार करता है। जब रात काफी हो जाती है तो वह अपने बाबूजी के पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बाबूजी लेटे हुए थे परंतु अभी तक सोए नहीं थे। वे उठकर बैठ जाते हैं और सुमित से कहते हैं, बताओ बेटा क्या बात करनी है? तो सुमित कहता है कि यहाँ नहीं, मैं बाग के पास जो कुआं है वहां जा रहा हूँ, आप भी वहां आ जाइए। जो बात मुझे करनी है हम घर पर नहीं कर सकते हैं। और ये कहकर सुमित घर से बाहर निकल जाता है। बाबूजी को थोड़ी हैरानी भी होती है, ऐसी कौन सी बात है कि घर पर नहीं कर सकता है। जाकर देखता हूँ कि क्या बात करनी है। वे अपनी चप्पल पहनते हैं और गांव के बाहर वाले कुएं के पास आ जाते हैं। कुएं के पास पहुंचते हैं तो सुमित वहां पहले से ही खड़ा था। उसको देखकर वे उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बताओ बेटा क्या बात है? सुमित कहता है कि आपकी बहू गर्भवती है। बाबूजी खुश होकर कहते हैं, क्योंकि अभी सुमित की शादी को 7 महीने हुए थे। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई बेटा तुमने तो। ये बात तो तुम मुझे घर पर भी बता सकते थे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी बहू 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर बाबूजी हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो 6 महीने में लौट कर आए हो, तो बहू 3 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है? मुझे बताओ बेटा ये क्या हो रहा है, कौन है वो? पहले तो सुमित अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, परंतु जब बाबूजी बार बार पूछते हैं तो सुमित कहता है कि वो आप हो। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़ कर गया था और आपने मेरी अमानत लूट ली। आपने अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। घिन आ रही है मुझे आपसे। सुमित की बात सुनकर बाबूजी सख्ते में आ जाते हैं। उनके होशो हवास गुम हो जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहू उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देगी। वे रूंधे गले से कहते हैं, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वह तो बहू। इतना कहकर बाबूजी चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे सुमित को सब कुछ कैसे बताएं। बेटा तू तो मुझे जानता है, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने अकेले तेरी परवरिश की। अगर मुझे इन सब चीज़ों की परवाह होती तो मैं दूसरी शादी कर लेता, पर तेरी खातिर मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। ये सब कुछ गलत है जो तुझे बताया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात पर भरोसा कर बेटा। मगर सुमित कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह तो कोमल की बात को सच मानता था। अभी बाबूजी सुमित को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि सुमित अचानक अपने बाबूजी को कुएं में धक्का दे देता है। बाबूजी सुमित के अचानक धक्का देने से संभल नहीं पाते और कुएं में जाकर गिर जाते हैं। उनको कुएं में धक्का देकर सुमित कहता है कि आपका यही अंजाम होना था। आप जैसे कलयुगी पिता का मर जाना ही बेहतर है। बाबूजी सुमित को आवाज लगाते रहते हैं कि बेटा मुझे बाहर निकाल ले, बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु सुमित वहां से चला जाता है। बाबूजी उस कुएं में डूब जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। सुमित घर आ जाता है। बाबूजी को मौत के घाट उतारकर चैन की सांस लेता है और आराम से पड़कर सो जाता है। सुबह को सब जगह शोर मच जाता है कि कुएं में किसी की लाश पड़ी है। लाश को बाहर निकाला जाता है तो वे सुमित के बाबूजी की लाश थी। लोग सुमित के घर जाते हैं और उसे
बाबूजी की लाश कुएं में से निकलने की जानकारी देते हैं। सुमित रोता भागता वहां जाता है और बाबूजी से लिपट कर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, आपने आत्महत्या क्यों की? किस चीज की कमी थी आपको? अगर कोई बात थी तो आप मुझे बताते, मगर आत्महत्या ना करते। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरा आपके सिवा इस दुनिया में था ही कौन? सभी सुमित को चुप कराते हैं और बाबूजी की देह घर पहुंचा देते हैं। सुमित आनन फानन में बाबूजी का अंतिम संस्कार कर देता है। इधर कोमल बाबूजी से अपना बदला लेकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन कहती है कि इस बुढ़े ने मेरी बात नहीं मानी थी। आज इसने मेरी बात न मानने का नतीजा भुगत ही लिया। कोमल सबको दिखाने के लिए झूठ मूठ के आंसू बहाती है। सुमित बाबूजी की तेरवी भी कर देता है। अब सुमित और कोमल दोनों खुश थे। कोमल ने अपना बदला ले लिया था और सुमित ने अपने पिता को गलत समझकर उनको खुद से ही सजा दे दी थी। कोमल को लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है, बुड्ढे से मैंने अपना बदला ले लिया है, परंतु उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी थी। वह इस बात से अनजान थी कि उसे इस बात की सजा जल्दी ही मिलने वाली थी। एक दिन सुमित घर पर ही था, तब उससे मिलने के लिए उसके बाबूजी के दोस्त महेंद्र बाबूजी आए। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ घर पर नहीं, तुम मुझे कहीं और मिलना। वह सुमित को मिलने का ठिकाना बता देते हैं। सुमित निर्धारित समय पर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं जहां पर कोई नहीं था। सुमित उनसे पूछता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते थे? महेंद्र बाबूजी कहते हैं कि बेटा, कुछ बात ऐसी है जो तुम्हारे बाबूजी ने मुझे बताई थी, जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बाबूजी ने आत्महत्या की है। उनको मौत के घाट उतारा गया है क्योंकि किसी को डर था कि कहीं उसका राज खुल न जाए। हो सकता है उसी ने तुम्हारे बाबूजी की हत्या की हो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे साफ साफ खुलकर बताइए। महेंद्र बाबूजी कोमल की सारी हरकतों के बारे में सुमित को बता देते हैं। सुमित के बाबूजी अपने दोस्त महेंद्र बाबूजी से अपनी हर बात बता देते और कोमल की सारी बातें उन्होंने महेंद्र बाबूजी को बता रखी थी। बाबूजी की बातें सुनकर सुमित के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसी हो सकती है। उसने तो अपनी पत्नी की बात का भरोसा करके अपने पिता को ही मार डाला था। सुमित सारी बातें सुनकर घबरा जाता है और घर आ जाता है। उसके दिमाग पर हथौड़े बज रहे थे। उसने एक झूठी औरत की बात पर भरोसा करके अपने देवता समान पिता को मार डाला था, परंतु उसके पास कोमल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। वह घर आकर गहरे सदमे में बैठ जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। कोमल से अगर वे सीधे सीधे पूछेगा तो वे कुछ भी मानने से इनकार कर देगी, और अब तो बाबूजी भी इस दुनिया में नहीं है, तो वे सच का पता कैसे लगाएगा। इन्हीं सोच में डूबे हुए रात हो जाती है। अभी वे कोमल को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि गुस्से में वह पहले ही इतनी बड़ी गलती कर चुका है। अब कोई और गलती उसके हाथ से ना हो जाए, तो इसीलिए अब उसे जो भी करना था वह सोच समझ कर करना था। रात को कोमल सुमित को दूध देती है। दूध पीते ही सुमित नींद की आगोश में चला जाता है। सुबह को जब उठता है तो उसका सिर बहुत भारी होता है। वह सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, परंतु उसे तो कुछ भी याद नहीं आता। उसे बस इतना याद था कि कोमल ने उसे दूध दिया था और दूध लेने के बाद वह गहरी नींद में सो गया था। इतनी गहरी नींद तो उसे आती ही नहीं है, तो आज उसे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? अब उसे कोमल पर पूरा शक हो जाता है। वह कोमल पर नजर रखने लगता है। पूरे दिन कोमल ठीक रहती है। रात हो जाती है। वह सुमित के लिए फिर से दूध लेकर आती है। सुमित उसे कुछ बहाने से बाहर भेज देता है और सारा दूध पीने के बजाय फेंक देता है और उसे खाली गिलास पकड़ा देता है। कोमल को लगता है कि सुमित ने सारा दूध पी लिया है। थोड़ी देर में ही सुमित सोने का नाटक करने लगता है और सोने के लिए लेट जाता है। सुमित के सोते ही कोमल उसे अच्छी तरह चेक करती है कि वह सोया है या नहीं। जब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सुमित सो गया है, तो फिर वह एक मोबाइल निकालती है जो उसने चोरी से छुपा कर रखा हुआ था और उससे किसी को फोन करती है और उसे 12 बजे के बाद मिलने के लिए कहती है। सुमित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वह कोमल को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है, इसलिए वह सोने का बहाना करके लेटे रहता है। 12 बज जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल अपने बिस्तर से उठती है और धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर मेन गेट खोलती है और घर से बाहर चल देती है। सुमित भी उसके उठते ही धीरे से उठता है और उसका पीछा करने लगता है।
कोमल सूरज के घर पहुंच जाती है। वे धीरे से दरवाजा खटखटाती है। अंदर से सूरज दरवाजा खोलता है और उसे जल्दी से अंदर बुला लेता है और गेट बंद कर लेता है। उसी गेट के पास ऊपर एक खिड़की भी होती है। खिड़की थोड़ी ऊपर थी। सुमित किसी तरह से खिड़की के अंदर झांक कर देखता है तो कोमल और सूरज एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। फिर कोमल हंसती है और सूरज से कहती है कि देखा, मैंने कैसे सारा इल्जाम उस बुढ़े पर डाल दिया और उस बेवकूफ ने मेरे प्यार में अंधे होकर मेरी सारी बातों पर यकीन कर लिया और अपने बाप को अपने हाथों से मार दिया। अब हमारे रास्ते का कांटा हट गया है। ये बेवकूफ तो कुछ दिन में वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा। फिर हम दोनों मजे करेंगे। फिर मुझे रात को तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ही रात को मेरे पास आ जाया करना। तो सूरज खुश होकर कहता है, मुझसे तुम्हारे बिना नहीं रह जाता। जल्दी से उस बेवकूफ को भेजो ताकि हम ज्यादा समय साथ बिता सकें और मजे कर सकें। चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अब देखो, बच्चा तुम्हारा और सारी जिंदगी खर्चा वे बेवकूफ उठाएगा। वे मेरी हर बात पर यकीन करता है, मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगर वे मुझसे प्यार करता तो मेरे साथ रहता। मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? उसे तो मुझसे ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। अब कर लेगा सारी जिंदगी नौकरी। अब उसके जाने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा प्यार मेरे पास है। सुमित कोमल के मुंह से ये सब कुछ सुन लेता है। सब कुछ जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका दिमाग फटने को हो जाता है। उसने इस नीच औरत पर भरोसा करके अपने देवता समान अपने पिता को अपने हाथों से मार डाला था। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगती हैं। एक फौजी जो देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर अपने घर बार को छोड़कर सरहद पर चला जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं। उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना घिनौना खेल खेला था। अगर उसकी पत्नी ही ये सब कुछ कर सकती है तो भी किस पर भरोसा करेगा? जो उसके पीछे उसके घर की इज्जत को बनाकर रखती, वही उसकी इज्जत को तार तार कर रही है। ऐसी नीच औरत को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। वह मन ही मन में कुछ सोचकर सूरज के घर का दरवाजा खटखटाता है। सूरज डर जाता है कि इस समय कौन आया है। वह डरते डरते दरवाजा खोलता है तो सुमित को देखकर वह भौचक्का रह जाता है। वह घबरा जाता है और डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सुमित सूरज को धक्का देकर अंदर आ जाता है तो देखता है कि पर्दे के पीछे कोमल भी छिपी हुई खड़ी है। सुमित कोमल को भी पर्दे के पीछे से खींचकर बाहर लाता है और कोमल के थप्पड़ बजाने लगता है। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है परंतु सुमित उसके भी थप्पड़ मारने लगता है। सुमित रोता रहता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तो कोमल चिल्लाकर कहती है, क्या करती मैं? तुम तो चले गए थे मुझे छोड़कर अपनी ड्यूटी निभाने। नहीं रह सकती मैं प्यार के बिना, तो मुझे यह सब करना पड़ा। तुम्हारे बाप को पटाने की कोशिश की पर भी मेरे पटाए में नहीं आया। फिर मुझे सूरज मिल गया। तुम्हारे बाप से मैं नफरत करती थी, इसलिए सूरज के बच्चे को मैंने तुम्हारे बाप का बता दिया। तुमने मेरी बात पर भरोसा किया और अपने बाप को अपने हाथों से ही मार डाला। बुढ़ा मर गया और मेरा बदला पूरा हो गया। अब मैं सूरज से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। और अब मैं उसी के साथ रहूंगी क्योंकि तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे। पर सूरज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। कोमल अपने मुंह से सारी बातें सुमित के सामने कबूल कर लेती है। सुमित उसके एक थप्पड़ खींच कर मारता है और कहता है, नीच औरत, मैंने तुझसे इतना प्यार किया और तूने मेरे प्यार क्या ये सिला दिया? मैं देश की सेवा के लिए सरहद पर था और तू क्या कर रही थी? मैं देश संभाल रहा था और तुझसे अपने आप को और एक घर को भी नहीं संभाला गया। अगर सारे फौजियों की बीवी तेरे जैसी हो जाएगी तो हर कोई फौज में जाना ही बंद कर देगा। तब देश का क्या होगा? तू एक स्वार्थी और बदचलन औरत है। तूने मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया, मेरे हाथों से मेरे पिता की हत्या करवा दी। तुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहकर सुमित पास में ही रखे एक बहुत बड़े फ्लावर पॉट को उठाता है और कोमल के सिर पर दे मारता है। सुमित का वार इतना तेज था कि कोमल एक लगते ही फर्श पर गिर जाती है। सूरज तेज में आता है और सुमित को मारने के लिए दौड़ता है तो सुमित उसके सिर पर भी बहुत तेज वार करता है। वह सूरज के सर पर और भी कई वार करता है। सूरज भी गिर पड़ता है। खून ज्यादा बहने के कारण थोड़ी देर में ही दोनों वहीं पड़े पड़े दम तोड़ देते हैं। दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सुमित उन दोनों के शवों के पास बैठकर खूब रोता है और कहता है कि मैंने 3 हत्याएं कर दी हैं।
अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर मैं आपकी बात सुन लेता और आपकी बातों पर विश्वास कर लेता तो मुझे आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। एक फौजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक फौजी तो सरहद पर चला जाता है, उसके पीछे उसके घर परिवार की इज्जत का ख्याल कौन रखेगा अगर खुद उसकी पत्नी ऐसी हो जाएगी। सुमित वहीं कमरे में ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेता है और इस तरह देश का एक फौजी अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है। आपको क्या लगता है इस कहानी में गलती किसकी थी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।